फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीवी एक्ट की। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के जरा से डिस्प्यूट होते ही वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने इन लॉज के ऊपर डीवी एक्ट डाल देती है। और जैसे ही डीवी एक्ट डालती है उसमें हस्बैंड का, उसके पेरेंट्स का, उसके रिलेटिव्स का भी नाम, सबका नाम लिखवा देती है। अक्सर तो ये देखा जाता है कि जो रिलेटिव्स कभी वाइफ से मिले नहीं है, कभी वाइफ के घर पर नहीं आते हैं और वो उस घर से रहते भी काफी दूर है, वाइफ उनका भी नाम अपने केस में लिखवा देती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो डीवी एक्ट में ये प्रोविजन है कि वाइफ केस में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम डलवा सकती है जो कि या तो उस प्रोमाइसिस में रहते हो या फिर उनका किसी भी तरह से उस मैटर में इन्वॉल्वमेंट है, और स्पेसिफिक एलिगेशन उन लोगों के अगेंस्ट होने चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो वाइफ के केस से उन लोगों का नाम हटा दिया जाता है जो कि जिनको अननेसेसरी वाइफ ने केस में लिखवाया होता है। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि डीवी केस का नेचर कैसा होता है, दोस्तों डीवी एक्ट एक सिविल नेचर का एक्ट है जिसमें हस्बैंड को या फिर उसके रिलेटिव्स को या उसके पेरेंट्स को पनिशमेंट नहीं होती है। दोस्तों डीवी एक्ट में जितने भी रिलीफ वाइफ की तरफ से मांगे जाते हैं वो सभी सिविल नेचर के होते हैं और उसमें ऑलमोस्ट कंपनसेशन होता है। तो इस बात से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वाइफ ने डीवी एक्ट लगा दिया है और अब हमें जेल जाना पड़ेगा या मेरे पेरेंट्स को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीवी एक्ट में सिविल रिलीफ ही मांगा जाता है। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों भले ही वाइफ ने हस्बैंड के पेरेंट्स का, उसके भाई बहन का या उसके रिलेटिव्स का नाम केस में लिखवा दिया हो, लेकिन कोर्ट में ऑलमोस्ट अपीयर हस्बैंड को ही होना होता है। कोर्ट रिलेटिव्स को प्रेशराइज नहीं करती कि उनको कोर्ट में लाया जाए, और अगर हस्बैंड ने एक अच्छा एडवोकेट हायर किया है देन वो अपने आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोर्ट को ये भी बता देता है कि जो पेरेंट्स है वो ओल्ड एज है और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, तो कोर्ट उनको परमानेंटली एग्जेम्प्ट कर देती है, यानी कि उनको कोर्ट में आने की फिर जरूरत नहीं होती है। उनका जो बेटा है, जो हस्बैंड है, वो ही उनकी तरफ से कोर्ट में अपीयर होता रहता है। अब आगे हम बात करें कि डीवी एक्ट में दोस्तों वाइफ को रेजिडेंस का राइट होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वाइफ को रेजिडेंस का राइट होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वाइफ उसी घर में रहने की मांग करे जो उसका मैट्रिमोनियल होम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड की सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ के रहने के लिए इंतजाम करे, और ऐसे में अगर हस्बैंड चाहे तो वाइफ के लिए एक अलग से सेपरेट रेंटेड अकोमोडेशन यानी कि किराए का कमरा ढूंढ करके दे सकता है। हाँ, हस्बैंड को ये ध्यान रखना है कि जो रूम वो ढूंढे वो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही ढूंढे, तो ये तो हस्बैंड की ड्यूटी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वाइफ अड़ जाती है कि मुझे तो अपने मैट्रिमोनियल होम में ही रहना है, तो इस बात के लिए जो पति का एडवोकेट है वो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जज साहब के सामने ये पॉइंट रेज करे कि जो हस्बैंड के पेरेंट्स है वो ओल्ड एज पर्सन है और अगर उनके साथ वाइफ लड़ाई झगड़ा करेगी तो वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे, और ओल्ड एज होने की वजह से उनको काफ़ी सारी बीमारियां भी है जिसकी वजह से उनको पीसफुली अपने घर में रहने का राइट है। तो ऐसे में जज साहब भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि वाइफ मैट्रिमोनियल होम में ही रहे। हाँ, अगर वाइफ पहले से मैट्रिमोनियल होम में रह रही है तो भी कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि वो जो हस्बैंड के पेरेंट्स है, वो ओल्ड एज है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, और जो पेरेंट्स है वो भी वाइफ के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि वाइफ के पास प्रोटेक्शन राइट भी होता है जिसमें हस्बैंड को और उसके पेरेंट्स को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो वाइफ के साथ में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही वाइफ को किसी भी तरह से परेशान करेंगे। लेकिन अगर वाइफ उस घर में नहीं रह रही है देन उस घर में वाइफ को कोई भी नहीं रख सकता, बस हस्बैंड को अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी और वाइफ के लिए एक सेपरेट रेंटेड अकोमोडेशन की व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों ये राइट भी वाइफ के पास बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। दोस्तों मेंटेनेंस भी वाइफ को केवल 1/3 ही मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी मंथली कोई सैलरी नहीं आती है, वो सैलरीड पर्सन नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर वो कोई अपना बिजनेस करता है, तो ऐसे में
जो हस्बैंड है उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है और उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन तो कैश में हो जाती है। तो ऐसे में भी वाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी अच्छी खासी इनकम है तो भी आपकी जितनी टोटल इनकम होगी उसका 1/3 ही वाइफ को मिलता है। उससे ज़्यादा का मेंटेनेंस कोर्ट की तरफ से वाइफ के लिए नहीं बांधा जाता है। अब आगे हम बात करें तो वाइफ डीवी के केस में सिविल रिलीफ मांगती है जिसमें कंपनसेशन भी आता है। दोस्तों कंपनसेशन में कोर्ट हस्बैंड की पहले तो सैलरी देखता है, उसकी अर्निंग देखता है। ऐसा नहीं होता कि वाइफ ने अपने केस में 50 लाख 60 लाख 80 लाख की डिमांड कर ली है तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। वाइफ तो कितना भी मांग सकती है और मांगती भी है। आजकल तो ये देखा जाता है कि वाइफ 1-1 करोड़ रुपए मांग रही है। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपए ही पे करना होगा। जी नहीं, आपकी जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट वाइफ के लिए कंपनसेशन बांधती है या फिर कंपनसेशन पे कराती है। तो दोस्तों डीवी एक्ट से आपको और आपके परिवार को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डीवी एक्ट में आपको जेल नहीं होती है, आपको थाने नहीं जाना होता है और किसी भी तरह का पुलिस आपको टॉर्चर नहीं करती है, क्योंकि ये एक सिविल नेचर का केस है और इसमें सारे रिलीफ सिविल ही होते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।